हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अध्याय 271, छोटी झाड़ी का सुधार। लिन म्यू ने अपनी आत्मिक इंद्रिय को बढ़ाया और देखा कि हवा में मौजूद आत्मा की किरणें लिटिल श्रुबी के शरीर में अवशोषित हो रही हैं। ये प्रक्रिया ज्यादा समय तक नहीं चली और 2 मिनट बाद समाप्त हो गई। म्याऊं। डुआन सकिल असेंशन फल के प्रभाव को महसूस करते ही छोटे श्रुबी के मुंह से एक गुर्राहट निकली। ये वह क्षण था जब लिन म्यू को अपने और लिटिल श्रुबी के बीच संबंध मजबूत होने का एहसास हुआ। क्या इसकी बुद्धिमत्ता बढ़ने का यही प्रभाव है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। बिल्कुल नहीं, उसकी बुद्धि इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, यह अंततः वृद्धि होगी। आप जो देख रहे हैं वह बस यह है कि श्रुबी की बुद्धिमत्ता में वृद्धि की क्षमता कम होने के कारण कनेक्शन मजबूत हो रहा है। एक बार जब यह अपनी क्षमता तक पहुंच जाएगा तो यह और भी अधिक बढ़ जाएगा, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया और इस पर विचार किया। यद्यपि उन्हें यह नहीं पता था कि बाद में इसके क्या प्रभाव होंगे, लेकिन कम से कम उन्हें यह तो पता था कि इसके कुछ प्रभाव होंगे। ये लीजिए, लिन म्यू ने कहा और डुआन सकिल असेंशन के बाकी फल लिटिल श्रुबी को दे दिए। जानवर ने उन्हें एक एक करके खा लिया और जल्द ही इसका असर और बढ़ गया। लिन म्यू को महसूस हुआ कि हवा में आत्मा क्यों फिर से हिल रही है, क्योंकि वह लिटिल श्रुबी की ओर बढ़ रही थी। इस बार यह प्रक्रिया काफी लंबी चली, लगभग 10 मिनट तक। लिटिल श्रुबी थोड़ा अभिभूत हो गया और आंखें बंद करके जमीन पर लेट गया। इसने अपने चारों ओर घूम रही आत्मा क्यूई को अवशोषित कर लिया और इसकी खेती तेजी से बढ़ने लगी। लिन म्यू ने अनुमान लगाया कि यह वृद्धि उनकी वृद्धि से कहीं अधिक थी। लिन म्यू को लगभग 5% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए लगभग 6 फलों की आवश्यकता पड़ी, जबकि लिटिल श्रुबी केवल 4 फलों के साथ लगभग 15% की वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, लिन म्यू और लिटिल श्रुबी के बीच संबंध भी स्पष्ट रूप से मजबूत हो रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, इससे जो लाभ प्राप्त हुए हैं वे मुझसे कहीं अधिक हैं। लिन म्यू बुदबुदाया। ऐसा होना तय था। आप न केवल उच्च साधना आधार पर हैं, बल्कि आप खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का भी अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा मानना है कि रहस्यमय अनुभूति का भी आपकी योग्यता को बेहतर बनाने में हाथ था, शायद इसीलिए वृद्धि कम थी। आप पहले से ही उच्च स्तर पर हैं, ज़ुकोंग ने समझाया। मैं समझता हूं, सीनियर। लिन म्यू ने अपनी खेती पर लौटने से पहले जवाब दिया। समय बीतता गया और रात आ गई। लिन म्यू सो गया और स्लीपस्केप में दिखाई दिया। वहां उन्होंने अपना दैनिक अभ्यास शुरू करने से पहले पेड़ पर लटके 5 स्पिरिट सिबों को तोड़ा। पर्याप्त समय के बाद वह रुका और खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का उपयोग करके तरल स्पिरिट क्यूई की आधी बूंदें डाली जो उसने आज प्राप्त की थी। लिन म्यू ने अपनी आंखें खोलते ही सांस छोड़ी। वह अभी भी ज्यादा अंतर महसूस नहीं कर पा रहा था और अब सोच रहा था कि क्या उसे खोए हुए अमर के संस्मरणों में कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद उसे तकनीक के बारे में सुराग दे सके। लकड़ी की पर्ची के बारे में उसे जो बात पता चली थी वह ये थी कि वह वास्तव में इससे ब्राउज नहीं कर सकता था, जैसा कि उसने संचार जेड पर्ची के साथ किया था, जिसमें वे रिकॉर्ड थे जो जिंग वेई ने उसे दिए थे। यदि लिन म्यू बाद की सामग्री देखना चाहता था तो उसके पास इसे एक एक करके पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संस्मरण का अगला भाग तभी प्रकाशित होगा जब वह पिछला भाग पूरा कर लेगा, लेकिन फिर भी वह वापस जाकर पिछले भाग की जांच कर सकता है। पिछले कुछ सप्ताहों में लिन म्यू ने संस्मरणों पर हल्की फुल्की नजर डाली थी, लेकिन वास्तव में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वे अधिकांश समय इसमें व्यस्त रहे थे। अभी चूंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक गतिरोध के करीब पहुंच गया है, इसलिए उसने इसे एक बार फिर पढ़ने के बारे में सोचा। लिन म्यू ने लकड़ी की पर्ची निकाली और उसे खोला, जिससे उस पर पाठ दिखाई देने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। 1 वर्ष बीत चुका था जब खोया हुआ अमर व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति का शिष्य बना था। इस दौरान वे अभी भी खदानों में रह रहे थे और गुलाम के रूप में काम कर रहे थे। खदान ढहने के बाद हुए कुछ बदलावों के कारण वे अभी तक बच नहीं पाए थे। राज्य में शाही परिवार में संघर्ष हुआ, जिसके कारण राजकुमारों में से एक को खदानों का काम संभालने के लिए नियुक्त किया गया। हालांकि उन्हें इसके पीछे की बारीकियों का पता नहीं था, लेकिन गार्डों के बीच यह अफवाह फैली कि राजकुमार ने किसी प्रभावशाली साधक को नाराज कर दिया है, जिसे राजा ने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। राजा ने राजकुमार को दंडित करने के इरादे से उसे खदानों की देखभाल का काम सौंपा,
जो कि ऐसा काम था जो अधिकांश राजपरिवार और कुलीन लोग नहीं करना चाहते थे। इसमें न केवल बहुत अधिक समय लगता था, बल्कि उन्हें उन विलासिता से भी दूर रहना पड़ता था जिनकी वे आदी थीं। ऐसा नहीं था कि इससे वैसे भी ज्यादा लाभ हुआ, जिसके कारण हर कोई प्लेग की तरह इससे बचता रहा। फिर भी खदानों में नियुक्त होने पर राजकुमार ने वास्तव में कार्यप्रणाली में सुधार किया। उन्होंने कुछ नीतियां लागू की जो दासों के लिए बेहतर थीं और उत्पादकता भी बढ़ाती थीं। पहली नीति ये थी कि खदान में काम करने वाले प्रत्येक दास की सूची बनाई जाए। वह जानना चाहते थे कि खदान रहने के बाद वर्तमान में वहां कितने श्रमिक हैं। उन्होंने अभी तक उचित संख्या में दासों की गणना नहीं की थी, क्योंकि कुछ दासों का खदानों में मर जाना और गायब हो जाना आम बात थी। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस बारे में बताए जाने के बाद गार्ड खुश नहीं थे। अभी भी प्राधिकार के दबाव में रहते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और 1 महीने बाद रोस्टर पूरा कर लिया। यही मुख्य कारण बन गया कि खोए हुए अमर और बूढ़े व्यक्ति के लिए बच निकलना कठिन हो गया। इससे पहले वे अपेक्षाकृत अज्ञात थे और यदि वे लापता हो जाते तो लोग यह मान लेते कि उनकी मृत्यु खदानों में हुई है। लेकिन अब जब रोस्टर बना दिया गया है और यह पुष्टि हो गई है कि वे जीवित हैं, तो ये बहुत कठिन होगा। अध्याय 272 खोए हुए अमर के संस्मरण 2। हालांकि गार्ड के लिए पहले गिनती से चूकना आसान था, फिर भी दासों के लिए भागना असंभव था, क्योंकि खदान का केवल एक ही प्रवेश और निकास था जिस पर कड़ी सुरक्षा थी। यदि उन्हें लापता मान लिया जाता तो वे अपने खेती के आधार की मदद से भागने में सफल हो जाते। लेकिन अब इसकी जांच शुरू की जाएगी। राजा राजकुमार पर कड़ी नजर रख रहा था और उसकी हर गलती पर नजर रख रहा था, इसलिए राजकुमार काफी चिंतित था और उसने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। इससे उन्हें खदान के कामकाज पर कड़ी नजर रखने में मदद मिली। ठीक इसी तरह 1 और साल बीत गया और खोए हुए अमर को कृषक बने हुए कुल 2 साल हो गए थे। भयानक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण खोया हुआ अमर प्राणी मुश्किल से क्यूई शोधन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच पाया। बूढ़े व्यक्ति को यह भी पता चला था कि जिस साधना तकनीक का वह अभ्यास करता था वह खोए हुए अमर व्यक्ति के शरीर के लिए अनुपयुक्त थी। इससे उसके पास उसे एक और खेती तकनीक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा जो उसकी अपनी तकनीक से कमतर थी। फिर भी खोए हुए अमर को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने पूरे दिल से खेती की। उन्होंने कभी भी अपना खाली समय नहीं छोड़ा और हर पल का पूरा उपयोग किया। पहले तो उनके लिए खेती और खनन में संतुलन बनाना काफी कठिन था, क्योंकि उन्हें एक निश्चित कोटा पूरा करना था। यदि वह कोटा पूरा नहीं किया गया तो उसे भोजन नहीं मिलेगा और इस प्रकार वह महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकेगा। शरीर को संयमित करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा आवश्यक थी और इसके बिना वह कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। इस प्रकार शुरुआत में उसने बूढ़े व्यक्ति के साथ जितना संभव हो सके अपना कोटा पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। बूढ़े व्यक्ति के संदर्भ में उसकी खेती भी काफी धीमी थी और वह मुश्किल से क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच पाया था। वृद्ध व्यक्ति का शिष्य बनने के 1 वर्ष बाद खोया हुआ अमर व्यक्ति अंततः शरीर को संयमित करने के क्षेत्र के 8वें चरण में पहुंच गया और उसने क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने तथा आधिकारिक रूप से कृषक बनने का निर्णय लिया। फिर भी यह कोई आसान काम नहीं था और उसे आत्मा क्यूई को महसूस करने में सक्षम होने में लगभग 3 महीने लग गए और इसे अवशोषित करने में सक्षम होने में 3 महीने और लग गए। बूढ़े व्यक्ति ने उस समय उससे ऐसा नहीं कहा क्योंकि वह उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहता था, लेकिन खोए हुए अमर व्यक्ति में शायद सबसे कम प्रतिभा थी जो उसने कभी देखी थी। बूढ़ा आदमी जानता था कि उचित संसाधनों और उपयुक्त खेती तकनीक के बिना उसके लिए प्रगति करना काफी कठिन होगा। 6 महीने ऐसे ही बीत गए और खोए हुए अमर का संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब एक और पतन हुआ। इस बार भी बहुत सारे दास मर गए, लेकिन खोया हुआ अमर और बूढ़ा व्यक्ति सफलतापूर्वक बच निकलने में सफल रहे। इससे एक बार फिर लोगों की गिनती शुरू हो गई। खोए हुए अमर और बूढ़े व्यक्ति को पता था कि यह भागने का सही अवसर था, इसलिए उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया। प्रवेश द्वार से बाहर जाना असंभव था क्योंकि कुछ किसान इसकी रखवाली कर रहे थे। ये किसान कोई और नहीं बल्कि राजकुमार के निजी रक्षक थे जिन्होंने ये काम संभाला था। बूढ़े व्यक्ति को विश्वास नहीं था कि वह या खोया हुआ अमर उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा जब वे अभी भी इतने कमजोर थे, इसलिए उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग खोजने की कोशिश की। लोगों की गिनती पूरी होने में 1 महीने का समय लगेगा, जिसके दौरान वे सुरंगों के अंदर छिपकर आसानी से अपनी बारी में देरी कर सकते हैं। भोजन की समस्या हल हो गई क्योंकि वे पतन के दौरान भोजन के बचे हुए स्टॉक को चुराने में सक्षम थे। खोए हुए अमर और बूढ़े व्यक्ति का उद्देश्य एक द्वितीयक सुरंग ढूंढना था जो सतह तक जाती हो।
भले ही वे सतह तक नहीं पहुंचे, लेकिन जब तक वे करीब आए, बूढ़े व्यक्ति को विश्वास था कि वे खुदाई करके ऊपर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। बूढ़ा आदमी और खोया हुआ अमर व्यक्ति दोनों अब इतने मजबूत हो गए थे कि कुछ चट्टानों को खोदना उनके लिए आसान था। उपयुक्त सुरंग ढूंढने में उन्हें 3 महीने लग गए। इसमें उन्हें काफी परीक्षण और त्रुटि का सामना करना पड़ा, साथ ही नीचे भेजे गए खोज दलों से छिपना भी पड़ा। अंतिम सप्ताह में उन्होंने खुदाई शुरू की और उनकी यात्रा शुरू हुई। इस दौरान एक और पतन के कारण उन्हें झटका लगा। इसके कारण उनके नीचे का फर्श एक गुफा में गिर गया। ये गुफा पहले भी बंद थी और इसकी खोज नहीं हो सकी थी, इसलिए उन्हें वहां सौभाग्यपूर्ण मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। गुफा के भीतर पानी का एक तालाब था जो लगभग 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा था। पानी का ये तालाब हल्की रोशनी से चमक रहा था, जिसने बूढ़े आदमी का ध्यान आकर्षित किया। इसे लेने पर वह उत्साहित हो गया क्योंकि उसे पता था कि उन्हें एक खजाना मिल गया है। पानी का ये तालाब वास्तव में एक आदिम आत्मिक झरना था। स्पिरिट स्प्रिंग को स्पिरिट स्टोन खदानों का भ्रूण रूप माना जा सकता है। पूल में मौजूद पानी में घुली हुई स्पिरिट क्यूई थी जो अंततः संघनित होकर स्पिरिट स्टोन खदान का मूल बन गई। ये कोर वह बिंदु भी था जहां से स्पिरिट स्टोन खदान बढ़ने लगेगी और अधिक स्पिरिट क्यूई जमा होने लगेगी। लेकिन स्पिरिट स्प्रिंग के आकार और स्थिति को देखते हुए बूढ़े व्यक्ति को पता था कि इस स्पिरिट स्प्रिंग को स्पिरिट स्टोन खदान में बदलने में सैकड़ों साल लगेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने खोए हुए अमर को पूल में आत्मा क्यूई को अवशोषित करने का निर्देश दिया, जिसके कारण उसकी खेती तेजी से बढ़ने लगी। फिर भी खोए हुए अमर की कम प्रतिभा के कारण उसके लाभ उतने बड़े नहीं थे जितने एक सामान्य कृषक के लिए होते। खोया हुआ अमर क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचने में सक्षम था और यहां तक कि क्यूई शोधन क्षेत्र के अंतिम चरण तक भी मुश्किल से पहुंचने में सक्षम था। इस प्रक्रिया में आत्मिक वसंत पूरी तरह से समाप्त हो गया और इसके साथ ही राज्य का संभावित भाग्य भी नष्ट हो गया। यदि यह आत्मिक झरना आत्मिक पत्थर की खान बन गया होता तो राज्य ने निश्चित रूप से इसे महसूस किया होता और इसके समर्थन से अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और शक्तिशाली बन गया होता। वे इससे कृषकों की एक निश्चित पीढ़ी तैयार करने में सक्षम होते और उनकी स्थिति आसमान छू जाती। लेकिन अफसोस, भाग्य उनके पक्ष में नहीं था और इसके बजाय खोए हुए अमर लोगों के लिए उपयुक्त था। अनेक दुर्भाग्य झेलने के बाद यह उनकी दूसरी बड़ी संपत्ति थी। अब अपनी नई मिली ताकत के साथ बूढ़े आदमी और खोए हुए अमर ने सतह पर वापस अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने एक के बाद एक चट्टानें तोड़ दी, एक के बाद एक पत्थर तोड़ दिए और अंततः एक नई सुरंग तक पहुंच गए। लेकिन यहीं पर खोए हुए अमर लोगों का भाग्य समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें एक खोज दल ने खोज लिया था। अध्याय 273 उसके संकल्प से सीखना। लिन म्यू ने लकड़ी की पर्ची बंद कर दी जब उसे एहसास हुआ कि वह इसे लंबे समय से पढ़ रहा था और अब उसके लिए स्लीपस्केप छोड़ने का समय आ गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि खोए हुए अमर की अनाम तकनीक के बारे में जानकारी की उनकी खोज असफल रही। हालांकि यह पूरी तरह से निरर्थक नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ नई चीजें सीख ली थीं। इनमें सबसे बड़ी बात कोई और नहीं बल्कि खोए हुए अमर की खराब प्रतिभा और उसकी दृढ़ता थी। लिन म्यू कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक व्यक्ति जो इतनी निराशा और दुर्भाग्य से गुजरा था, उसका ऐसा दृढ़ संकल्प कैसे हो सकता है। और यहाँ मैं पर्याप्त तेजी से प्रगति न कर पाने के कारण अधीर हो रहा हूँ, लिन म्यू ने खुद से कहा। लिन म्यू आगे पढ़ना चाहता था और यह जानने को उत्सुक था कि आगे क्या हुआ, लेकिन समय की पाबंदी उसे कुछ और ही बता रही थी। उन्होंने एक दिनचर्या स्थापित कर ली थी कि वे अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वे इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। जब से वह इस दिनचर्या में शामिल हुए, उनकी साधना लगातार आगे बढ़ रही थी। इसके बाद लिन म्यू ने उन खदानों के बारे में सोचा जिनमें खोया हुआ अमर व्यक्ति फंसा हुआ था और अंततः स्पिरिट स्प्रिंग के विषय पर आया। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इस क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं। वह पहले ही गुफाएं देख चुका था और जानता था कि उत्तरी भूमि में उनकी बहुतायत है। लिन म्यू को आश्चर्य हुआ कि अगर उसे इस तरह का स्पिरिट स्प्रिंग मिल जाए तो उसे किस तरह के लाभ मिलेंगे। वरिष्ठ संस्मरण में उल्लेख किया गया है कि खोई हुई अमर प्रतिभा कम थी और इस प्रकार उनकी प्रगति धीमी थी। लेकिन अगर कोई और होता जो स्पिरिट स्प्रिंग पर आता और उसका इस्तेमाल करता तो उन्हें कितना फायदा होता। लिन म्यू ने सवाल किया। लिन म्यू के साथ आए जुकोन भी उनके साथ संस्मरण पढ़ रहे थे, या यूं कहें कि लिन म्यू के दिमाग से इसे पढ़ रहे थे। उसे भी खोई हुई अमर कहानी में दिलचस्पी हो रही थी और उसे एक अजीब इच्छा का एहसास हो रहा था जिसका उसे कोई कारण नहीं मिल रहा था। हम संस्मरण में वर्णित स्पिरिट स्प्रिंग के आकार को देखते हुए, यदि औसत प्रतिभा वाला कोई साधक इसे अवशोषित कर ले तो वे सीधे नीचे से कोर संघनन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे।
जब तक वे शरीर को संयमित करने के क्षेत्र के 8वें चरण में थे, वे इसे महसूस करने की आवश्यकता के बिना भी पानी में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। एक बार जब उन्होंने इसे शुरू कर दिया तो वे 3 दिनों के भीतर स्पिरिट क्यूई की संपूर्णता को अवशोषित करने में सक्षम हो गए और कोर संघनन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गए। मुख्य बाधा जो आमतौर पर कृषकों को प्रतिबंधित करती है, जो कि तरल स्पिरिट क्यूई का शोधन है, उसे स्पिरिट स्प्रिंग की मदद से आसानी से हल किया जा सकता है क्योंकि इसमें पहले से ही पानी में स्पिरिट क्यूई घुली हुई है। ज़ुकोन ने उत्तर दिया। लिन म्यू सीनियर ज़ुकोन के शब्दों से आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि क्या उसे ऐसा स्पिरिट स्प्रिंग या शायद स्पिरिट स्टोन माइन खोजने का सौभाग्य मिलेगा। ज़ुकोन ने कहा, वास्तव में इस क्षेत्र में स्पिरिट स्प्रिंग मौजूद होना चाहिए। ओह, सचमुच वरिष्ठ, लिन म्यू ने उत्साह से पूछा। हाँ, उत्तरी जंगल में वे सभी स्थितियां हैं जो स्पिरिट स्प्रिंग के निर्माण को संतुष्ट करती हैं। हालांकि मुख्य समस्या यह है कि स्पिरिट स्प्रिंग या तो गुफाओं में या गहरे भूमिगत में पाया जाता है। भले ही हम 100% गारंटी के साथ जानते हो कि इस क्षेत्र में स्पिरिट स्प्रिंग है, फिर भी आप इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि स्पिरिट स्प्रिंग चट्टानों और अन्य चीजों के कारण आसानी से छिप जाती है, जबकि स्पिरिट स्टोन माइन हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है। स्पिरिट स्प्रिंग का क्यूई हस्ताक्षर भी बहुत धुंधला होता है और इसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से कम कठिन काम नहीं होगा, ज़ुकोन ने समझाया। लिन म्यू उसकी बातें सुनकर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह किसी ऐसी चीज के प्रति आसक्त था जो अभी अस्तित्व में भी नहीं थी। लिन म्यू ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को पुनः व्यवस्थित किया, जो थोड़ा गड़बड़ा रहे थे। मुझे सिर्फ अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि खोया हुआ अमर व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी ऐसा कर सकता है, तो मैं भी निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कर सकता हूं जो उसकी परिस्थितियों से 100 गुना बेहतर हैं। लिन म्यू ने दृढ़ संकल्प के साथ सोचा। उसने लकड़ी की पर्ची को संग्रहित कर लिया और स्लीपस्केप से गायब हो गया तथा वास्तविक दुनिया में प्रकट हो गया। वहां उसने लिटिल श्रुबी को अपने बगल में सोते हुए पाया, जो उसके अंदर लिपटा हुआ था। लिन म्यू ने धीरे से उसके सिर को सहलाया और हल्की सी खर्राटों की आवाज सुनी। यह अजीब था, गुर्राहटें उसके दिल को शांत कर रही थीं और जब उसने इस संबंध को महसूस किया तो लिन म्यू को पता चला कि यह पहले की तुलना में 2 गुना मजबूत हो गया था। यह अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि डुअल सकल असेंशन फल अभी भी लिटिल श्रुबी पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। लिन म्यू बुदबुदाया। उन्होंने लिटिल श्रुबी के खेती के आधार को महसूस किया और पाया कि यह पहले से ही क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण का 1/4 हिस्सा था। यह देखकर कि जानवर अभी भी जागता नहीं दिख रहा है, लिन म्यू ने अपनी दिनचर्या शुरू करने का फैसला किया। तो फिर वापस उसी पर। लिन म्यू ने कहा कि उन्होंने मांस खाने से पहले उसे बाहर निकाला और फिर महत्वपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात किया। फिर उसने वह बक्सा निकाला जिसमें बेसिक क्यूई गोलियां थीं और एक को अपने मुंह में डाल लिया। लिन म्यू के मुंह से मंत्र निकलने लगे और इस प्रकार वह अपनी साधना में खो गया। तारानकन तारानकन तारानकन। जब लिन म्यू खेती में व्यस्त था, वू लिम शहर के मेयर वू शुन अपने कार्यालय में चहलकदमी कर रहे थे। उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह किसी बात को लेकर परेशान था और शांत नहीं हो पा रहा था। वह करीब 1 घंटे तक ऐसे ही रहे, जिसके बाद अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी बेल्ट से एक संचार जेड स्लिप निकाली और उसे कुछ सेकंड तक अपने हाथ में रखा। आहा, जैसे ही उसका मूड तुरंत ठीक हुआ, उसके होठों से हंसी की गड़गड़ाहट निकली। जोदी, तुम्हारा अंत और करीब आ रहा है। जल्द ही आपके कबीले ने जो किया उसकी कीमत आपके पूरे डोमेन को चुकानी पड़ेगी। अध्याय 274। 3 महीने बाद। समय बीतता गया और अनजाने में लिन म्यू 16 वर्ष का हो गया। उन्होंने अपने जन्मदिन पर ध्यान नहीं दिया था और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद इसे मनाने की जहमत नहीं उठाई थी, इसलिए वास्तव में इसे अच्छी तरह से याद नहीं किया। फिर भी ये सब व्यर्थ नहीं था क्योंकि लिन म्यू अपनी साधना में एक बड़े मोड़ पर था। यदि कोई उसके डेंटियन के अंदर देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके भीतर एक झिलमिलाती झील थी। झील का झिलमिलाता पानी, जो कोई और नहीं बल्कि तरल स्पिरिट क्यूई था, लहरा रहा था। उसके ऊपर स्पिरिट क्यूई की हल्की सी किरणें तैर रही थीं। इसमें अभी अभी लिक्विड स्पिरिट क्यूई की एक और बूंद डाली गई थी। इस मोड़ पर पहुंचते ही लिन म्यू ने अपनी आंखें खोल दी। वह जानता था कि उसे विराम लेने की जरूरत है क्योंकि अगला कदम महत्वपूर्ण था और वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। लिन म्यू ने अपना शरीर फैलाते हुए सांस छोड़ी। वह पिछले 3 दिनों से लगातार खेती कर रहा था, इसलिए उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। 3 महीने हो गए थे जब से उसने डुअल सकल असेंशन फल खाया था और उसकी प्रगति अच्छी रही थी।
अपने मजबूत संकल्प के साथ लिन म्यू स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत करने की अपनी गति को काफी बढ़ाने में सक्षम था और अगले चरण तक पहुंचने के कगार पर था। उसने बगल में पड़े बुनियादी क्यूई गोलियों के खाली बक्सों को देखा और आह भरी। उन्होंने लगभग 2 सप्ताह पहले ही इन सभी को समाप्त कर दिया था, जो कि उनकी अपेक्षा से भी पहले था। फिर भी इसका मतलब ये था कि उसकी खेती की गति बहुत बढ़ गई थी। जब उसने आखिरी बुनियादी क्यूई गोली खत्म की तो उसने अपने द्वारा जमा किए गए सभी गोली विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए तीसरी और अंतिम विष सफाई गोली का इस्तेमाल किया था। ऐसा करने के अगले दिन उसकी गति फिर से बढ़ गई थी। खोए हुए अमर की अनाम तकनीक के साथ उनकी प्रगति भी थोड़ी मात्रा में आगे बढ़ी हुई प्रतीत हुई, क्योंकि वह महसूस कर सकते थे कि उनकी भूख कम हो गई है। हालांकि उनकी कुल भूख अभी भी बहुत अधिक थी। भले ही भूख अब पहले जितनी दर्दनाक नहीं थी, फिर भी लिन म्यू ने भारी मात्रा में जानवरों का मांस खाया। और उसके साथ साथ लिटिल श्रूबी भी आगे बढ़ी। ये जानवर पहले ही क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण के अंत तक पहुंच चुका था और जैसे ही वह तरल स्पिरिट क्यूई की अपनी पहली बूंद को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाता, वह अंतिम चरण में पहुंच जाता। लिन म्यू ने सीनियर जुकोन से पूछा था कि क्या वह लिटिल श्रूबी की इसमें मदद कर सकता है, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह जानवर को अपने आप आगे बढ़ने दे। प्रत्येक जानवर प्रगति की अपनी विधि को समझता था, इसलिए बेहतर था कि उसे यह पता लगाने दिया जाए कि इसे स्वयं कैसे करना है। लिटिल श्रूबी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी और लिन म्यू उसके विचारों से केवल खुशी ही महसूस कर सकता था। इससे न केवल उनके मूड में सुधार हुआ, बल्कि वास्तव में उन्हें अपनी साधना पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। एक और चीज जिसमें लिन म्यू ने काफी प्रगति की थी, वह थी उनके शरीर को संयमित करने के क्षेत्र की खेती। ये भी टूटने के कगार पर था और लिन म्यू को पता था कि वह किसी भी क्षण अगले चरण में पहुंच जाएगा। उसे बस थोड़ा सा धक्का चाहिए था। महत्वपूर्ण ऊर्जा पहले से ही उसकी हड्डियों के भीतर संतृप्त थी और अब उसके मज्जा में प्रवेश करना शुरू कर रही थी। एक बार जब ये पूरी तरह से प्रवेश कर गया तो वह शरीर को संयमित करने के क्षेत्र के 13वें और अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। लिन म्यू ने पहले से तैयार किए गए बड़ी मात्रा में जानवर के मांस को बाहर निकालने से पहले कुछ देर तक चुपचाप ध्यान किया। आज वह शरीर को संयमित करने के 13वें चरण तक पहुंचने के लिए कृतसंकल्प था और इस प्रकार वह तब तक खाता रहेगा जब तक कि उसकी बुद्धि समाप्त न हो जाए। उसकी भूख पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां भले ही उसे अब भूख न लगे, फिर भी वह खाना जारी रख सकता था। अब समय आ गया है, लिन म्यू ने मांस से अपना पेट भरना शुरू करने से पहले कहा। वह खाना खाता रहा और उसे होने वाली गंदगी से कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि वह जल्द ही अपने आप गायब हो गई। लगभग 2 महीने पहले उन्हें जिंग वेई से सफाई का प्रशिक्षण मिला था, जिसे उन्होंने घर में रख दिया था। इस वजह से उनकी दिनचर्या और भी अधिक कुशल हो गई थी और उन्हें अपना कमरा साफ करने में समय नहीं लगाना पड़ता था। लिन म्यू ने जिंग वेई से क्षतिग्रस्त स्थानिक भंडारण रिंग के बारे में भी पूछताछ की थी और आश्चर्य जताया था कि वह इसे ठीक करने में कितनी दूर है। उन्हें उत्तर मिला था कि हालांकि जिंग वेई स्पिरिट टूल को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली कई तकनीकों और कौशलों को समझने में सक्षम थे, फिर भी उन्हें इसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। एक बड़ी बाधा जो इसमें बाधा डाल रही थी वह वास्तव में एक विशेष सामग्री की कमी थी। ये सामग्री कोई और नहीं बल्कि स्थानिक विशेषता क्यूई का स्रोत थी। स्थानिक विशेषता क्यूई युक्त किसी भी सामग्री का उपयोग स्थानिक भंडारण उपकरण बनाने के लिए किया गया था। लिन म्यू ने सीनियर जुकोन से पूछा था कि क्या रिंग से कुछ स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना संभव होगा, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह बिल्कुल वही चीज नहीं थी जिसकी जिंग वेई तलाश कर रहे थे। रिंग के भीतर स्थानिक ऊर्जा और स्थानिक विशेषता क्यूई समान होते हुए भी भिन्न थे। लिन म्यू को सीनियर जुकोन से जो स्पष्टीकरण मिला वह ये था कि रिंग के भीतर स्थानिक ऊर्जा क्यूई का बहुत उच्च गुणवत्ता वाला रूप थी। उन्होंने उसे बताया कि इस तरह की ऊर्जा वर्तमान में उसके नियंत्रण के दायरे से बाहर है, इसलिए लिन म्यू इसका उपयोग नहीं कर सकता, कम से कम फिलहाल तो नहीं। इस प्रकार कोई विकल्प नहीं बचा होने के कारण लिन म्यू केवल इसे जाने दे सकता था और जिंग वेई को स्वयं सामग्री ढूंढने दे सकता था। जाहिर है जिंगमिंग शांग जल्द से जल्द सामग्री पहुंचाने वाला था, इसलिए जिंग वेई ने उसे चिंता न करने को कहा। वास्तव में जिंग वेई लिन म्यू से भी अधिक चिंतित लग रहा था और किसी से भी अधिक अंगूठी ठीक करना चाहता था। 30 मिनट ऐसे ही बीत गए और लिन म्यू ने अंततः अपना सारा मांस तैयार कर लिया। इन 30 मिनटों के भीतर उसने 5 मध्य चरण क्यूई शोधन जानवरों को पूरा खा लिया था। उसके पेट में प्राण ऊर्जा की किरणें उबल रही थीं, मानो सहन करने में असमर्थ हों। लिन म्यू पैर मोड़कर बैठ गए और हृदय को शांत करने वाले सूत्र का जाप करने लगे तथा सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात करने लगे। अध्याय 275 मृत्यु के करीब।
कमरे में चारों ओर एक शांत सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। ये ध्वनि कोई और नहीं बल्कि दिल की धड़कनों की थी और हर मिनट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। लिन म्यू चुपचाप अपने द्वारा खाए गए मांस से महत्वपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था और शरीर को संयमित करने के क्षेत्र के अगले चरण पर हमला कर रहा था। वह धीरे धीरे उस बाधा को मिटा रहा था जो उसे आत्मसात की गई महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रत्येक झोंके के साथ अगले चरण में प्रवेश करने से रोकती थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा पेट से उसके शरीर में अवशोषित हो जाती थी और फिर ऊतकों में समाहित हो जाती थी। चूंकि लिन म्यू की त्वचा और मांसपेशियां पहले से ही संतृप्त थीं, इसलिए केवल उसकी हड्डियां और मज्जा ही बची थीं। उसकी हड्डियां भी पूरी तरह से संतृप्त होने के कगार पर थीं और महत्वपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे मज्जा में प्रवेश कर रही थी। लिन म्यू की दिल की धड़कनें लगातार तेज होती गईं, अंततः वे कमरे में गूंजने लगीं। पॉप! तभी एक लगभग सुनाई देने वाली ध्वनि सुनाई दी और उसके शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक विशाल लहर निकली। लिन म्यू कांपने लगा क्योंकि बांध की तरह काम कर रही बाधा टूट गई और महत्वपूर्ण ऊर्जा एक अडिग नदी की तरह बह गई। लेकिन जैसे ही महत्वपूर्ण ऊर्जा लिन म्यू के मज्जा में प्रवेश कर गई, एक तेज दर्द ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी हड्डियों में उबलता पानी डाला जा रहा हो और उन्हें जला दिया जा रहा हो। लिन म्यू ने अपने दांत पीस लिए और पकड़ लिया। वह पहले ही जान चुका था कि शरीर को संयमित करने के क्षेत्र का 13वां चरण पिछले चरणों से अलग था और यह प्रक्रिया बहुत अधिक कठोर होगी। प्राण ऊर्जा लगातार बरसती रही और ऐसा लग रहा था मानो वह शून्य से निकल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो कुछ अजीब हो रहा हो, क्योंकि लिन म्यू को इस बिंदु पर आगे बढ़ना चाहिए था। महत्वपूर्ण ऊर्जा, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। क्या ये खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का प्रभाव है? ज़ुकोंग आश्चर्य से बुदबुदाया। ज़ुकोंग लगातार निरीक्षण करता रहा और अब तक लिन म्यू द्वारा प्रक्रिया शुरू किए जाने के 30 मिनट बीत चुके थे। ज़ुकोंग अब चिंतित हो रहा था क्योंकि वह इसके पीछे कोई कारण नहीं सोच पा रहा था। यदि यह कोई अन्य कृषक होता तो वे अवरोध टूटते ही उसे तोड़ देते, लेकिन ये क्यों नहीं रुक रहा है? महत्वपूर्ण ऊर्जा स्थिर होनी चाहिए, अगर ऐसा चलता रहा तो वह खुद को मार डालेगा। ज़ुकोंग ने मन ही मन सोचा। 30 मिनट और बीत गए और इस समय तक ज़ुकोंग हस्तक्षेप करना चाहता था। उसने लिन म्यू से बातचीत करने की कोशिश की और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसकी बातें अनसुनी कर दी गईं। लिन म्यू ने दर्द को अपने ऊपर पड़ने से रोकने के लिए अवचेतन रूप से समाधि की स्थिति में प्रवेश कर लिया था। लेकिन अनजाने में इसका मतलब ये भी था कि उसने अपनी दूसरी इंद्रिय को भी सील कर दिया था। ज़ुकोंग ने लिन म्यू के साथ संवाद करने की कितनी भी कोशिश की, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या मुझे सचमुच ये कदम उठाने की जरूरत है? ज़ुकोंग ने आशंका से सोचा। कराहना। लिन म्यू के मुंह से दर्द भरी घुरघुराहट निकली और उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। उसकी पलकें कांप उठी क्योंकि उसके कोनों से खून की धारियां निकल रही थीं। उसके कानों से भी खून की बूंदें टपक रही थीं जो बिस्तर पर टपक रही थीं और चादरें लाल हो गई थीं। हालांकि उसकी नाक और मुंह से खून बहना सबसे तीव्र था। खून बहने लगा और उसके शुद्ध सफेद वस्त्र गहरे लाल रंग में रंग गए। ज़ुकोंग के सामने के दृश्य को देखकर वह बड़ी मुश्किल से टिक पाया। वह रहस्यमय वलय के केंद्र में स्थित पार्श्व वेदी की ओर उड़ गया और उसके किनारे स्थित अवरोध पर रुक गया। क्या आप इस बार हस्तक्षेप नहीं करेंगे? ज़ुकोंग बोला। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। ज़ुकोंग को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। वह निश्चित रूप से नहीं जानता था कि उसके शब्द सच थे या नहीं, लेकिन फिर भी वह इसे आजमाना चाहता था। लिन म्यू को प्राप्त सभी तकनीकों और कौशलों को देखने के बाद उन्होंने अपने अनुमान लगाए। वे सभी किसी न किसी तरह लिन म्यू के पूरक प्रतीत होते थे और प्रस्तुत की गई खामियों को भर रहे थे। आप उसके शरीर को संशोधित कर रहे हैं और फिर आपने उसे ऐसे कौशल भी दिए हैं जो उसे अपनी कम प्रतिभा के बावजूद अंतरिक्ष में हेरफेर करने में मदद करेंगे। आपके स्तर की एक कलाकृति निश्चित रूप से संवेदनशील है। मुझे जवाब दो। इस बार ज़ुकोंग चिल्लाया, लेकिन तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो वेदी मन चमक रही थी वह वैसी ही रही। वास्तविक दुनिया में लिन म्यू की दिल की धड़कनें जो कभी तेज और तेज थीं, धीरे धीरे धीमी होती जा रही थीं। जैसे जैसे अधिक खून बह रहा था, उसकी त्वचा भी मिनट दर मिनट पीली होती जा रही थी। क्या तुम सचमुच उसे मरने दोगे? ज़ुकोंग ने गुस्से से कहा। ज़ुकोंग ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। अपना मन बनाने से पहले उसने लिन म्यू पर एक आखिरी नजर डाली। ठीक है, मैं ये काम स्वयं करूंगा, ज़ुकोंग ने घोषणा की, और इन शब्दों के साथ रिंग के भीतर स्थानिक ऊर्जा उबलने लगी। आकाश में टिमटिमाते चांदी जैसे भूरे रंग के स्टेक ज़ुकोंग के छोटे हथेली के आकार के शरीर के चारों ओर घूमने लगे।
जैसे ही क्यूई की एक विशाल लहर रिंग से बाहर निकली, उसकी 10 सुनहरी पीली आंखें शक्ति से चमक उठीं। लेकिन जैसे ही ज़ुकोंग अगला कदम उठाने वाला था, वह स्तब्ध रह गया। लकड़ी की पर्ची के कारण जो अस्पष्ट पैटर्न बना था वह लिन म्यू के पेट पर दिखाई दिया। लिन म्यू के पेट के चारों ओर अस्पष्ट पात्रों से बना एक जाल बना। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ जाल का घनत्व बढ़ता जा रहा था और उसमें अधिक से अधिक धागे जुड़ते जा रहे थे। प्रत्येक धागा कई अक्षरों को जोड़कर बनाया गया था और वे आपस में गुथे हुए थे। अचानक जाल सिकुड़ने लगा और लिन म्यू के पूरे पेट को ढक लिया। जल्द ही जाल पूरी तरह से विलीन हो गया और पेट का रंग भूरे नीले रंग में बदल गया, जिससे यह अप्राकृतिक लगने लगा। लेकिन ये यही नहीं रुका और जल्द ही और अधिक पात्र सामने आए और जुड़ने लगे, जिससे नए सूत्र बनने लगे। ये धागे पुनः आपस में जुड़ गए और पेट के ऊपर जाल की एक और परत बन गई। लेकिन पिछले वाले के विपरीत यह उतना घना नहीं था और इसमें छेद काफी बड़े थे। ऊर्जा की एक अत्यंत तीव्र लहर फैलने पर लिन म्यू के पेट से एक नीली चमक दिखाई दी। अध्याय 276 जियानेटियन फिजिक। वर्तमान में जो ऊर्जा निकल रही थी उसकी पहचान नहीं की जा सकी और वह स्पिरिट क्यूई और महत्वपूर्ण ऊर्जा से भिन्न थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका स्रोत पेट को ढकने वाले जाल को बनाने वाले असंख्य पात्र थे। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ ऊर्जा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी और इसके साथ ही जाल धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। जैसे जैसे ऊर्जा लिन म्यू के शरीर में फैलती गई, उसने अपने भीतर की हर चोट को ठीक कर दिया। प्रचंड जीवन ऊर्जा के कारण हुई चोटों की मरम्मत की गई तथा छिपे हुए परिणामों को भी ठीक किया जा रहा है। लिन म्यू के रक्तस्राव के छिद्र बंद हो गए और उसके चेहरे पर दाग लगाने वाला खून भी सूख गया। खून सूख गया और हवा में महीन पाउडर में बदलने से पहले छिल गया। लिन म्यू के चेहरे के भाव शांत हो गए और दर्द दूर हो गया। उसकी हड्डियों के अंदर वह महत्वपूर्ण ऊर्जा जो उफनती नदी की तरह बह रही थी, शांत हो गई और अवरोध पूरी तरह से गायब हो गया। अब ऐसा लग रहा था मानो हड्डियां और मज्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा के भंडार के माध्यम से जुड़े हुए हों। लिन म्यू के शरीर की सभी परतें जिनमें महत्वपूर्ण ऊर्जा थी, विलीन हो रही थीं। उसकी त्वचा, मांसपेशियों, रक्त, हड्डियों और अंततः मज्जा के भीतर की महत्वपूर्ण ऊर्जा जुड़ गई और एक पूर्ण इकाई बन गई। इसके अलावा भारी मात्रा में प्रकट हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा के कारण लिन म्यू सीधे शरीर के टेम्परिंग क्षेत्र के 13वें चरण के शिखर पर पहुंच गया था। सामान्यतः प्राण ऊर्जा केवल 13वें चरण की बाधा को तोड़ने के लिए ही पर्याप्त होती और उसकी मज्जा को नरम करना शुरू कर देती। लेकिन अब प्राण ऊर्जा ने उसकी मज्जा को पूरी तरह से उसमें भिगो दिया था और पूरी तरह से संतृप्त हो चुकी थी। लिन म्यू ने एक ही बार में पूरे चरण की महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राप्त कर ली थी। यह ऊर्जा, यह क्या है? ज़ुकोंग ने उलझन महसूस करते हुए सवाल किया। उसने अलौकिक वेदी की ओर देखा, वह शांत हो गया था और उसके चारों ओर कोई क्यूई उतार चढ़ाव नहीं था। क्या तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है? या शायद आपने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी? ज़ुकोंग ने लगभग अस्तित्वहीन वेदी पर सवाल उठाया। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और वे असहाय होकर आहें भरने लगे। कम से कम वह इस कठिन परीक्षा से तो गुजर गया, मैं बस यही आशा करता हूं कि अब कोई आश्चर्य न हो। ज़ुकोंग ने सोचा, थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूं। वास्तविक दुनिया में वापस आकर लिन म्यू की दिल की धड़कनें सामान्य हो गई थीं और उसकी सांसें भी लयबद्ध थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और वे हल्की सी चमक उठीं। अस्पष्ट पात्रों से बना धूसर नीला जाल अब तक पूरी तरह से फीका पड़ चुका था और लिन म्यू का पेट अपने सामान्य रूप में वापस आ गया था। खांसी, 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 खांसी। खांसने के कारण लिन म्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पहले तो खांसी धीमी थी, लेकिन जल्द ही इसकी तीव्रता बढ़ गई और यह खांसी किसी दीर्घकालिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की खांसी जैसी हो गई। स्प्लैट। फिर अंत में तेज खांसी के साथ लिन म्यू ने गाढ़े तरल पदार्थ का एक बड़ा गोला उगल दिया जो काले टार जैसा लग रहा था। यह जमीन पर गिर गया, लेकिन जमीन को छूने पर यह चारों ओर नहीं फैला, बल्कि पारे की एक बूंद की तरह एक साथ चिपक गया। लिन म्यू ने अपनी सांसों पर नियंत्रण रखा और काले टार जैसे धब्बे को आशंका से देखा। पिछली बार के विपरीत, जब उन्होंने अशुद्धियां बाहर निकाली थीं, इस बार वे संक्षारक नहीं लग रही थीं। हालांकि वे निश्चित रूप से काफी बुरे लग रहे थे। ओह! लिन म्यू ने राहत की सांस ली और अपने शरीर की जांच की। उसके शरीर के भीतर की महत्वपूर्ण ऊर्जा संतुलन पर पहुंच गई थी और अपने भीतर घूम रही थी। ये सबसे ऊपरी परत, जो त्वचा थी, से सबसे निचली परत, जो मज्जा थी, की ओर बढ़ेगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ये चक्र अंतहीन रूप से जारी रहा और महत्वपूर्ण ऊर्जा की कोई हानि महसूस नहीं की जा सकी।
उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा पहले से भी अधिक छिपी हुई हो गई थी और बाहर से ऐसा लग रहा था कि वह एक सामान्य किशोर लड़का था जिसे शरीर को संयमित करने का कोई ज्ञान नहीं था। लिन म्यू ने आह भरने से पहले अपने गंदे कपड़ों और चादरों पर एक नजर डाली। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन के बिल्कुल किनारे से भाग निकला हूं, लिन म्यू ने खुद से कहा। यह बहुत सटीक है, ज़ुकोंग ने अचानक कहा। हाँ। हालांकि यह ब्रेक काफी खतरनाक था। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी थोड़ा तैयार नहीं था। लिन म्यू सहमत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़ुकोंग ने संक्षेप में सोचते हुए कहा और फिर आगे कहा, बल्कि किसी भी तैयारी से आपको उस स्थिति से निपटने में मदद नहीं मिलती जिससे आप अभी गुजरे हैं। यह कोई आम सफलता नहीं थी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि खोए हुए अमर की अनाम तकनीक ही इसके पीछे का कारण थी। लिन म्यू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी आत्मिक इंद्रिय का प्रयोग किया और अपने शरीर का बारीकी से निरीक्षण किया। उसका डेंटियन पहले जैसा ही था और कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसके शरीर के अन्य हिस्से जो टेम्परिंग से गुजर चुके थे मजबूत हो गए थे। उसने अपनी मज्जाओं को देखा और उनके भीतर एक अजीब गतिविधि महसूस कर सका। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनमें कुछ बढ़ रहा हो। लिन म्यू ने गतिविधि का अवलोकन जारी रखा और थोड़ी देर बाद महसूस किया कि बढ़ता हुआ पदार्थ उसके रक्त में चला गया है। फिर रक्त में पदार्थ प्रसारित होने लगा। यह उसके शरीर के सभी हिस्सों में चला गया और उसके शरीर के उस हिस्से जैसा दिखने लगा। लिन म्यू ने अंततः इस पदार्थ को किसी प्रकार की कोशिकाओं के रूप में पहचाना। ये कोशिकाएं जो उसके विभिन्न अंगों और ऊतकों का हिस्सा बनने के लिए बदल गईं, उसकी पहले से मौजूद कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय थीं। इन कोशिकाओं की वृद्धि के साथ लिन म्यू अपनी ताकत को छोटे छोटे अंशों में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के पिछले चरणों के विपरीत, जहां लिन म्यू ने सीधे तौर पर अपनी ताकत में बड़ी वृद्धि हासिल की थी, इस बार विकास धीमा और अंततः प्रतीत हुआ। क्या हो रहा है सीनियर? लिन म्यू ने ये जानते हुए सवाल किया कि ज़ुकोंग ने संभवतः उसकी यादें देखी होंगी। आपका शरीर अपनी कोशिकाओं को बदल रहा है। आमतौर पर यह बहुत बाद में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप सीधे शरीर की टेम्परिंग क्षेत्र के 13वें चरण के चरम पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपकी मज्जा नई कोशिकाएं बना रही हैं जो आपके बाकी ऊतकों और अंगों में सुधार कर रही हैं। अंततः वे आपके शरीर की सभी कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर देंगे और आपको व्यावहारिक रूप से एक नया शरीर, जियानेटियन शरीर प्राप्त हो जाएगा। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। अध्याय 277 विभिन्न भौतिक विज्ञान। लिन म्यू इस जियानेटियन काया को लेकर थोड़ा भ्रमित था जिसके बारे में सीनियर ज़ुकोंग बात कर रहे थे। हालांकि वह शारीरिक बनावट के बारे में जानते थे और उन्होंने सीनियर ज़ुकोंग से इसके बारे में सीखा था, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि वह इसे कैसे प्राप्त करेंगे। उनका मानना था कि शरीर ऐसी चीज है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं और इसे हासिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस समय वह जिन अन्य शरीरों के बारे में जानता था वे थे ब्रोकन फेट फिजिक, जो खोए हुए अमर का था, और गार्डन ऑफ कर्मा, जिसे भी एक काया माना जा सकता था। वरिष्ठ, लेकिन क्या आपने मुझे नहीं बताया कि शरीर एक ऐसी चीज है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है? लिन म्यू ने सवाल किया। वास्तव में ये सच है, लेकिन ये शारीरिक बनावट की श्रेणियों में से एक है। कुल मिलाकर 3 श्रेणियां हैं: जन्मजात शरीर, जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है; अर्जित शरीर, जिसे एक कृषक कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद हासिल कर सकता है; और फिर अंत में अद्वितीय शरीर, जिसमें वे शामिल होते हैं जिन्हें अन्य 2 श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता है। टूटा हुआ भाग्य शरीर, जो खोए हुए अमर का था, एक प्रकार का जन्मजात शरीर है। जियानेटियन काया एक प्रकार की अर्जित काया है जिसे एक साधक द्वारा तब प्राप्त किया जा सकता है जब वे शरीर के टेम्परिंग क्षेत्र के चरम पर पहुंच जाते हैं और इसके सभी 13 चरणों को पार कर जाते हैं। अंतिम प्रकार, जो कि अद्वितीय शारीरिक बनावट है, को परिभाषित करना कठिन है, लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं बल्कि कर्म का बगीचा है। हम ठीक से नहीं जानते कि यह एक काया है या कुछ और, इसलिए इसे अद्वितीय काया श्रेणी में रखा गया है। बेशक ये श्रेणियां पूरी तरह से तय नहीं हैं और कुछ अपवाद उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अर्जित कायाएं जन्म के समय भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से मौजूद हो सकती हैं और इस प्रकार वह जन्मजात काया बन जाती है। लेकिन दूसरी ओर कोई भी जन्मजात शारीरिक संरचना हासिल नहीं की जा सकती, ज़ुकोंग ने समझाया। सीनियर ज़ुकोंग का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन म्यू को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी शंकाएं दूर हो गईं। लेकिन जल्द ही उन्हें इस जियानेटियन फिजिक की विशेषताओं के बारे में आश्चर्य हुआ। वरिष्ठ, जियानेटियन फिजिक का क्या लाभ है? लिन म्यू ने आगे सवाल किया। जियानेटियन काया को जन्मजात काया के नाम से भी जाना जाता है।
यह आपके शरीर को उस मूल अवस्था में लौटा देता है जिसमें उसका जन्म हुआ था। आप देखिए, एक इंसान के जन्म के बाद वे अपने शरीर के भीतर अशुद्धियां जमा करना शुरू कर देते हैं। इन अशुद्धियों का आम मनुष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा वे अपना शेष जीवन अपेक्षाकृत आसानी से जी सकेंगे। लेकिन कृषकों के लिए यह पूरी तरह से अलग बात है। यही अशुद्धियां उनकी खेती की प्रगति में एक छिपी हुई बाधा बन जाती हैं। हालांकि ये अशुद्धियां उन अशुद्धियों के समान लग सकती हैं जो आप गोलियों या यहाँ तक कि भोजन से प्राप्त करते हैं, वे बहुत भिन्न हैं। क्योंकि ये अशुद्धियां लंबे समय तक जमा रहती हैं, वे कल्टीवेटर की कोशिकाओं की संरचना को बदल देती हैं, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं। अधिकांश कृषकों के पास ज़ियानटिन शरीर नहीं होता है और इस प्रकार वे केवल अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों और प्रयासों को बढ़ाकर इन बाधाओं की भरपाई करते हैं। यहाँ तक कि क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता, जो कि बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र का 8वां चरण है, इसी कारण से है। शरीर को संयमित करने के क्षेत्र का 8वां चरण बस पर्याप्त है ताकि एक व्यक्ति अपने शरीर में आत्मा क्यूई को संभाल सके। लेकिन वे अपने शरीर को संयमित करने के क्षेत्र में जितना ऊपर जाते हैं, उनकी साधना उतनी ही बेहतर होती जाती है। यह एक और कारण है कि बेहतर खेती तकनीकों का अभ्यास करने के लिए कृषकों की अधिक आवश्यकता होती है। फिर भी ज़ियानटिन काया ऐसी चीज नहीं है जिसे शरीर के संयम क्षेत्र के 13वें चरण तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें भाग्य का एक निश्चित पहलू भी शामिल है। ऐसी संभावना है कि एक साधक बहुत प्रयास करने और शरीर को संयमित करने के क्षेत्र के चरम पर पहुंचने के बाद भी ज़ियानटिन काया प्राप्त करने के लिए अपना संक्रमण शुरू नहीं कर सकता है और बस अपने सामान्य शरीर के साथ फंस सकता है। ज़ुकोंग ने गहराई से समझाया। लिन म्यू ने सीनियर ज़ुकोंग के स्पष्टीकरण पर पूरा ध्यान दिया और सुनिश्चित किया कि वह इसे ठीक से समझ ले। अब मैं समझ गया, सीनियर। तो इसका मतलब यह है कि मेरी योग्यता एक बार फिर बढ़ गई है और मेरी साधना की गति भी बढ़नी चाहिए। लिन म्यू ने प्रेरित महसूस करते हुए कहा। हाँ, आप सही हैं, ज़ुकोंग ने पुष्टि की। लिन म्यू अपनी नई बढ़ी हुई खेती का परीक्षण करना चाहते हुए खड़ा हो गया। लेकिन खड़े होने पर उसका ध्यान काले टार के गोले पर गया जो अब दीवार के कोने में पड़ा था। इतने समय में वह किसी तरह एक तरफ लुढ़क गया था। वरिष्ठ, ये वास्तव में क्या है? मेरा मतलब है, मैं बता सकता हूं कि वे मेरे शरीर द्वारा निष्कासित अशुद्धियां हैं, लेकिन वे अलग लग रही थीं, वे संक्षारक नहीं हैं। लिन म्यू ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी ठीक नहीं बता सकता कि यह क्या है, सिवाय इसके कि यह अशुद्धियां हैं। ये सामान्य अशुद्धियां नहीं हैं क्योंकि वे तरल होती और उस तरह ग्लोब्यूल में नहीं रहती। और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह आपके शरीर की सामान्य अशुद्धियां हैं, क्योंकि वे संक्षारक थीं। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। लिन म्यू ने काले टार के गोले के करीब जाने के लिए नीचे झुकने से पहले कहा। फिर उसने अपनी अंगूठी से एक छोटी शीशी निकाली और ग्लोब्यूल को उस शीशी में धकेल दिया। फिर उसने शीशी को बंद कर दिया और उसे वापस रिंग में रख दिया। जिस शीशी का उसने उपयोग किया था वह कोई और नहीं बल्कि वह शीशी थी जिसका उपयोग विष सफाई गोलियों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। लिन म्यू को नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह ग्लोब को फेंकने से बेहतर है। इस बीच ज़ुकोंग ने लिन म्यू को ऐसा करते देखा, लेकिन इसके पीछे उसके कारण पर सवाल नहीं उठाया। उसने पहले भी लिन म्यू को इससे कहीं अधिक अजीब और कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते देखा था, इसलिए यह उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। इस बिंदु पर उन्होंने लिन म्यू द्वारा किए गए हर अजीब काम के लिए चीजों के बारे में अपनी अप्राकृतिक जिज्ञासा को जिम्मेदार ठहराया। ज़ुकोंग को नहीं पता था कि यह अभिशाप था या वरदान, लेकिन कम से कम अब तक तो सब कुछ ठीक था। अध्याय 278 उसकी स्थिति का आकलन। लिन म्यू अब उस स्थिति में पहुंच गया था जहां उसे अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अपनी स्थिति की समीक्षा करनी थी। उसने महान निद्रा भालू की रक्तरेखा को आत्मसात करने के लिए आवश्यक पहली न्यूनतम शर्त को पूरा कर लिया था। चूंकि वह शरीर को संयमित करने के क्षेत्र के 13वें चरण में था, वह भी चरम पर। लिन म्यू को इसे आत्मसात करने में अपेक्षाकृत अधिक समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में जीवित रहने के लिए अभी भी 2 आवश्यकताएं थीं। उसे अभी भी यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि खोए हुए अमर की नामहीन तकनीक काम कर रही थी और वह इसके प्रभावों को समझ गया था। मृत्यु के साथ उनकी वर्तमान करीबी मुलाकात ने उन्हें और अधिक चिंतित कर दिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें अनाम तकनीक का हाथ है। लेकिन यह वही तकनीक थी जिसने उन्हें एक ही बार में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के शिखर तक सीधे पहुंचने की अनुमति दी थी। फिर एक और आवश्यकता आई जो महान निद्रा पशु की स्थिति के आधार पर बदल सकती थी। यदि महान नींद वाला जानवर पर्याप्त रूप से कमजोर हो जाता, तो लिन म्यू अपनी वर्तमान ताकत से भी उसे मारने में सक्षम होता।
लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो उसे सुरक्षित रहने के लिए क्यूई शोधन क्षेत्र के चरम चरण तक पहुंचना पड़ता। मैं पहले से ही सफलता के करीब हूं। बस कुछ और बूंदे और मैं सीधे सफलता प्राप्त कर लूंगा। मेरा आधार पहले से ही स्थिर है और वरिष्ठ ज़ुकोंग ने पहले ही कहा था कि क्यूई शोधन क्षेत्र के अंतिम चरण और चरम चरण के बीच संक्रमण अपेक्षाकृत हल्का है, जो प्रारंभिक और मध्य चरणों के समान है। लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। ज़ुकोंग पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि लिन म्यू के दिमाग में क्या चल रहा था और वह थोड़ा खुश था कि वह लगभग मौत से बचने के बाद खुद को संभालने में सक्षम था। लेकिन उन्हें अभी भी अंगूठी को लेकर संदेह था। वह नहीं जानता था कि क्या यह उसकी ओर से जानबूझकर किया गया था या शायद इसने वास्तव में लिन म्यू को मरने दिया होगा। जो भी हो, ज़ुकोंग जानता था कि लिन म्यू को जल्दी से मजबूत होने की जरूरत है। दुनिया का नियुक्त होने के साथ जो कर्तव्य आता है वह आसान नहीं है और इसे संतोषजनक ढंग से पूरा करने की आवश्यकता है। क्या आप अभी सफलता पाने का प्रयास करने जा रहे हैं? ज़ुकोंग ने सवाल किया। नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। मैं पहले कुछ चीजों की जांच करना चाहता हूं। ये देखते हुए कि मैं बहुत करीब पहुंच गया था, मैं अपनी स्थिति पर थोड़ा विचार करना चाहता हूं। लिन म्यू ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। ज़ुकोंग ने सहमति में गुनगुनाया क्योंकि वह लिन म्यू के निर्णय में बुद्धिमत्ता देख सकता था। किसी स्थिति में पहले चेहरे पर कूदने की तुलना में सतर्क रहना बेहतर था। इस बीच लिन म्यू ने लिटिल श्रुबी की तलाश की क्योंकि वह उसे बेडरूम में नहीं देख पा रहा था। उसने लिटिल श्रुबी के साथ अपने संबंध को महसूस किया और खुद को रसोई में पाया। रसोई घर में प्रवेश करते ही लिन म्यू ने उस छोटे जानवर को खाना पकाने का प्रयास करते देखा। फिर से खाने के लिए पका हुआ खाना मिलने के बाद भी लिटिल श्रुबी ने स्पष्ट रूप से खाना बनाना नहीं छोड़ा था। विशेषकर जब इसकी बुद्धि बढ़ने लगी तो ये खाना पकाने के प्रति और भी अधिक दृढ़ हो गया। लिन म्यू को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय जानवर की विशिष्टता को दिया। लिन म्यू ने उसे चूल्हे पर मांस की कटार घुमाते हुए देखा, हालांकि मांस बुरी तरह जल गया था। जानवर के लिए खाना बनाना आसान बनाने के लिए लिन म्यू ने कुछ संशोधन किए थे। उसने चूल्हा नीचे कर दिया था और उसे चौड़ा कर दिया था ताकि छोटी झाड़ियां किनारे पर खड़ी होकर भोजन को नियंत्रित कर सकें। आग के लिए लिन म्यू ने बस एक लंबा जलता हुआ दीपक स्थापित किया था जो हमेशा जलता रहता था और जब भी वह बुझने लगता था तो वह उसमें तेल डाल देता था। दीपक में इतना ईंधन था कि वह लगातार 2 दिनों तक जल सकता था और चूंकि इस्तेमाल किया गया तेल कोई और नहीं बल्कि जानवर के मांस से पिघली हुई वसा थी, लिन म्यू के लिए ऐसा करना और भी आसान था। लिटिल श्रुबी को बस एक छड़ी लेने और उसे जलाने के लिए स्टोव के आधार में डालने से पहले लैंप का उपयोग करके उसे जलाने की जरूरत थी। जहां तक चूल्हे के लिए लकड़ी का सवाल है, भंडारण में लकड़ी के बहुत सारे लट्ठे रखे गए थे। छोटी झाड़ी को उन्हें उठाने में कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण में होने के कारण उसकी ताकत काफी थी। लिन म्यू ने इसे लगभग 1 महीने पहले स्थापित किया था और लिटिल श्रुबी वहां हर दिन खाना पकाने का प्रयास करती थी, लेकिन प्रस्तुति देने में असफल रहती थी। इसमें पकाया गया सारा मांस जलकर राख हो गया, लेकिन शुक्र है कि जानवर को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने जो मांस जलाया था उसे खा लिया। लिटिल श्रुबी ने लिन म्यू को देखा और मंच से नीचे कूदने और लिन म्यू के पैरों से टकराने से पहले उसने अपना काम रोक दिया। न्या, लिटिल श्रुबी खुशी से गुर्राया और उसने अपना चेहरा बार बार लिन म्यू पर रगड़ा। वह इन कुछ सप्ताहों में लिन म्यू के साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया था क्योंकि वह पूरी तरह से साधना में लीन था। वह अपने स्वामी के बीच के संबंध से उनकी शक्ति में वृद्धि को भी महसूस कर सकता था। लिटिल श्रुबी शायद एकमात्र ऐसा था जो उनके संबंध के कारण लिन म्यू की वास्तविक खेती के स्तर को बताने में सक्षम था। अन्य सभी लोग लिन म्यू के बारे में यही सोचेंगे कि उसके पास शरीर को संयमित करने वाला क्षेत्र संवर्धन नहीं है, जबकि उसकी क्यूई शोधन क्षेत्र संवर्धन भी एक रहस्य की तरह होगी क्योंकि वह आत्मा की भावना का उपयोग करने में सक्षम है। हालांकि यह जल्द ही बदलने वाला था क्योंकि लिन म्यू जल्द ही क्यूई शोधन क्षेत्र के चरम चरण में प्रवेश करेगा और इस प्रकार ये लाभ गायब हो जाएगा। लेकिन अन्य लोग अभी भी यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि लिन म्यू की आत्मा की सीमा 80 मीटर जितनी लंबी होगी, क्योंकि अधिकांश शीर्ष चरण क्यूई शोधन क्षेत्र के कृषकों की अधिकतम सीमा केवल 10 मीटर थी। लिन म्यू ने अब जेड स्लिप निकाली जो उसे जिन वेई ने दी थी और उससे संपर्क किया। उसने अपनी आंखें खोलने से पहले इसे लगभग 1 मिनट तक अपने हाथ में रखा। बिल्कुल सही। अध्याय 279 पागल जिन वेई। ओह, मुझे लगता है यह अच्छी खबर है, ज़ुकोंग ने उत्सुकता से पूछा। बोलने से पहले लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया। वास्तव में सीनियर जिंगमिंग शांग ने लगभग 2 सप्ताह पहले अंगूठी की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की थी और वह अभी इसे पूरा कर रहा है।
बूढ़े आदमी जिंग वेई ने मुझे बताया कि वह मुझसे संपर्क करने ही वाला था कि मैंने पहले ऐसा किया, लिन म्यू ने उत्तर दिया। ज़ुकोंग ने कहा, यह अच्छी बात है, यह आपके दिमाग से निकली एक और बात है। लिन म्यू ने कमरे से बाहर निकलने और सड़कों पर जाने से पहले सहमति में गुनगुनाया। उसे पहले से ही लिटिल श्रूबी को घर पर छोड़ने की आदत हो गई थी और उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शहर में कहाँ था, लिन म्यू उसके संबंध के माध्यम से उसे महसूस कर सकता था, खासकर जब यह और भी मजबूत हो गया हो। और ऐसा भी नहीं था कि लिटिल श्रूबी भी मुसीबत में पड़ जाएगी। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो पहले जितने शक्तिशाली थे, और जो लोग वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली थे वे उसे वैसे भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब भी लिन म्यू छोटे जानवर की गति की बराबरी करने में असमर्थ था। लिन म्यू उस उजाड़ गली में पहुंचा जहां जिंग वेई का एम्पोरियम स्थित था और उसने संरचना को सक्रिय कर दिया ताकि वह स्वयं प्रकट हो सके। फिर वह दुकान में गया और पाया कि दुकान खाली थी। ऐसा लगता है जैसे डुआन के आंगन में है, लिन म्यू ने खुद से कहा। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और पाया कि कुछ चीजें जो जोड़ी गई थीं, उन्हें छोड़कर सब कुछ वैसा ही था। ये चीजें बोरियां और बड़े पैकेज थे जिन्हें अभी खोला जाना था। पैकेज कैनवास में लिपटे हुए थे और इसकी सामग्री को बाहर से नहीं देखा जा सकता था। लिन म्यू ने उत्सुकता से इसे अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया और उसे अपने जीवन का झटका लगा। कमरे में लगभग 3 बड़े पैकेज रखे हुए थे और वे सभी एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इसकी विषय वस्तु बिल्कुल भी सरल नहीं थी। सोना, इतना सोना, लिन म्यू ने आश्चर्य से कहा। सभी पैकेज सोने की ठोस पट्टियों से भरे हुए थे जिन पर कोई मोहर या उत्कीर्ण नहीं था। आमतौर पर राज्य या किसी अन्य संगठन द्वारा जारी किए गए सोने पर कुछ निशान होते थे जो इसकी प्रामाणिकता साबित करते थे, लेकिन इन सोने की छड़ों पर कुछ भी नहीं लग रहा था, और वास्तव में वे थोड़े भद्दे ढंग से बने हुए लग रहे थे क्योंकि उनमें डेंट और असमान किनारे थे। ये सोना यहाँ क्यों पड़ा है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि सोना कभी चोरी होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ रखना असामान्य लग रहा था। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, दुकान के पीछे का दरवाजा खुला और डुआन के बाहर चला गया। ओह, आप ठीक समय पर यहाँ आ गए। दादाजी का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारे पास अंतिम सामग्री भी है, डुआन के ने कहा। तो फिर चलो उसके पास चलते हैं, लिन म्यू ने अधीर स्वर में कहा। डुआन के ने 3 बड़े पैकेजों की ओर चलने से पहले कहा, रुको, हमें अंतिम सामग्री प्राप्त करनी है। लिन म्यू को पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। वह सोना अंतिम सामग्री है? लिन म्यू ने थोड़ा अभिभूत महसूस करते हुए पूछा। आप देखेंगे, दादाजी इसे बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, वे यहाँ विशेषज्ञ हैं। मुझे दादाजी का कौशल विरासत में नहीं मिला, मैं जांच कौशल में विशेषज्ञ हूँ, डुआन के ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। लिन म्यू ने सिर हिलाया और डुआन के पीछे पीछे के कमरे में चली गई, जहां उसने लैंप बुझा दिया, जिससे दृश्य बदल गया। वे अब आंगन में खड़े थे, लेकिन इसका स्वरूप काफी बदल गया था। क्या यहाँ क्या हुआ? हर जगह धुआं क्यों है? और क्या यह अवरोध में दरार है? लिन म्यू ने कई सवाल पूछे। लिन म्यू के सामने आंगन बहुत बदल गया था। जमीन में घास भूरी और मुरझा गई थी, हर जगह धुआं था और हवा में कोयले और धातु की अजीब गंध फैल गई थी। यहाँ तक कि माइरियड आर्मामेंट कैनोपी निवास की सुरक्षा करने वाले अवरोध में एक छोटा सा दरार भी मौजूद था। डुआन के ने निराशा और थकान से अपना सिर रगड़ते हुए आह भरी। ऐसा तब होता है जब दादाजी अपने काम के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं। उन्हें वर्षों से इस तरह की चुनौती नहीं मिली है, इसलिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, डुआन के ने समझाया। हाँ, ज़ुकोंग लिन म्यू के मन में हंसा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह आदमी दूसरों से एक लीग ऊपर है। सीनियर ज़ुकोंग की अचानक हंसी सुनकर लिन म्यू भ्रमित हो गया। मेरी परवाह मत करो, आप इसे स्वयं देखेंगे, ज़ुकोंग ने रहस्यमय ढंग से कहा। लिन म्यू कुछ समय के लिए अपनी जिज्ञासा को रोक सका और डुआन के पीछे हवेली तक चला गया। हालांकि बाहरी हिस्से के विपरीत हवेली पहले जैसी ही थी और पूरी तरह साफ थी। लिन म्यू और डुआन के नीचे उस कार्यशाला में गए जहां वह पहले भी जा चुके थे। जब वे वहां पहुंचे तो कार्यशाला का दरवाजा पहले से ही खुला था और इस प्रकार लिन म्यू को अंदर क्या हो रहा था इसका सीधा नजारा मिल सका। पूरा कमरा काली परत से ढका हुआ था, जो कालिख जैसी लग रही थी। हर जगह संरचनाएं चमक रही थीं और लिन म्यू हवा में चिंगारियों की एक धारा भी बहती हुई देख सकता था। फिर कमरे के अंत में वह भट्टी थी जिसे उसने पहले देखा था। पिछली बार जब लिन म्यू ने इसे देखा था तो फौज परित्यक्त और ठंडा लग रहा था।
लेकिन अभी यह गर्मी से चमक रहा था और एक पूरी संरचना इसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। समय समय पर चिंगारियों की धारा इसके ऊपरी सिरे में प्रवेश करती और आग निचले हिस्से में भड़क उठती। कमरे के चारों ओर धातु के टुकड़े गिरे हुए थे और जब लिन म्यू करीब आया तो उसने देखा कि वे सभी स्पिरिट क्यूई की हल्की लहरें उत्सर्जित कर रहे थे। टुकड़ों के आकार को देखकर लिन म्यू को पता चल गया कि उन्हें बलपूर्वक क्षतिग्रस्त किया गया था और वे डुआन के साथ अभ्यास करते समय उसके हथियारों के टुकड़ों से काफी मिलते जुलते थे। तब फौज के किनारे कोई और नहीं बल्कि स्वयं बूढ़ा जिंगवेई था। उसके कपड़े जगह जगह जल रहे थे और उसके बाल और दाढ़ी गंदे थे तथा कमरे के बाकी हिस्सों की तरह उस पर भी कालिक लगी हुई थी। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह था उसका चेहरा। जिंगवेई के चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव था जो किसी पागलपन से कम नहीं लग रहा था। आहा। अध्याय 280 सोने को परिष्कृत करना। जिंगवेई का वर्तमान रूप देखकर लिन म्यू लगभग सदमे में आ गया। उसे संदेह था कि क्या वह सचमुच ये देख रहा था या उसे मतिभ्रम हो रहा था। जिंगवेई ने अंततः उन दोनों को कार्यशाला में प्रवेश करते देखा और उनकी ओर देखने के लिए मुड़ा। बहुत बढ़िया समय, अंततः मुझे सही कार्यप्रणाली मिल गई, ये बहुत अच्छा चल रहा है, जिंगवेई ने खुशी से कहा। लिन म्यू को अपने वर्तमान व्यवहार से डर लग रहा था और उसे लगा कि उसे बूढ़े आदमी से 1 मीटर दूर रहने की जरूरत है। हालांकि डुआनके को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और वह आसानी से आगे बढ़ गया। वह भट्टी से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई और फिर तीनों पैकेट वहीं रख दिए। उसने उन्हें अपने स्थानिक खजाने में संग्रहित कर लिया था और अब बस उन्हें यहां जमा कर रही थी। लिन म्यू को थोड़ा अजीब लगा कि वह सीधे जिंगवेई को देने के बजाय फौज से दूर क्यों चली गई थी, लेकिन फिर उसे जल्द ही इसका कारण पता चल गया। पैकेट नीचे रखने के बाद डुआन के 4 मीटर पीछे गया और लिन म्यू के पास खड़ा हो गया। तभी पैकेजों के ठीक आगे एक अवरोध दिखाई दिया और उसे घेरकर फैल गया। आग लगाओ, जिंगवेई चिल्लाया। क्रैकल, फूश, भट्टी से आग की एक धारा निकली जो बहती नदी की तरह लग रही थी। आग बहुत गर्म थी और लिन म्यू अपनी स्थिति से उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। कार्यशाला का तापमान कम से कम 10 डिग्री बढ़ गया था। यदि यहाँ कोई अन्य आम व्यक्ति होता तो उसकी त्वचा पहले ही जल चुकी होती और गर्मी के कारण वह बेहोश हो गया होता। जब लिन म्यू ने पहली बार कार्यशाला में प्रवेश किया था तब वहां पहले से ही 50 डिग्री के आसपास गर्मी थी, लेकिन अब ये 60 डिग्री तक पहुंच गई थी, जहां एक सामान्य मनुष्य लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। हालांकि लिन म्यू को गर्मी महसूस हुई, लेकिन यह उसके लिए दर्दनाक नहीं था और यह उसके लिए सामान्य जैसा ही लग रहा था। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका शरीर किसी प्रकार के संकट में है। उसके भीतर घूम रही महत्वपूर्ण ऊर्जा उसकी रक्षा कर रही थी और उसे एक अनोखे तरीके से गर्मी से अलग कर रही थी। लिन म्यू ने देखा कि आग की धारा पैकेजों को छू रही थी, जिससे कैनवास के आवरण तुरंत जल गए और नीचे छिपा सोना प्रकट हो गया। कच्चे रूप से निर्मित सोना नारंगी लपटों के नीचे भर गया और आंखों को चमकदार लग रहा था। इसके विकृत रूप ने इसके आकर्षण को बाधित नहीं किया, बल्कि इसकी सुंदरता को उजागर किया। निगल जाओ, इसके बाद जिंगवेई ने अपने हाथों से इशारा करते हुए चिल्लाया। उसका बायां हाथ सोने और आग की धारा की ओर इशारा कर रहा था, जबकि उसका दाहिना हाथ भट्टी की ओर था। आग की धारा ने सोने की छड़ों को घेर लिया, जो अब थोड़ा पिघलकर सोने का एक बड़ा टुकड़ा बन गई थी। आग ने सोने के ब्लॉक को उठा लिया और उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लिया। सोने के 3 ब्लॉक एक दूसरे से टकराए और नर्म होते गए। विलय, जिंगवेई की कमान संभाली। सोने का टुकड़ा पिघलकर तरल सोने का एक गोला बन गया, जो सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था। लिन म्यू पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा था और उसने इसका 1 सेकंड भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि उन्होंने अपनी आंखों की झपकने की गति भी धीमी कर दी, ताकि कोई त्वरित चीज छूट जाने की संभावना कम हो जाए। परिष्कृत करो, जिंगवेई उत्साह से चिल्लाया, और उसके चिल्लाने के साथ साथ उसके हाथ भी अलग अलग शैलियों में चलने लगे। उन्होंने कई इशारे बनाए, जिनका अर्थ लिन म्यू समझ नहीं सका। पिघले हुए सोने की सुनहरी गेंद काफी बड़ी थी और उसका व्यास लगभग 1 मीटर था। यदि इतनी बड़ी मात्रा में सोना कभी बाहर प्रकट हुआ, तो निश्चित रूप से असंख्य लालची आंखें इसे देख रही होंगी, यदि इसके लिए सीधे तौर पर लड़ नहीं रही होंगी। सोने की गेंद घूमने लगी और चारों ओर घूमने लगी। परिवर्तन होने तक कताई तेज और तेज होती गई। सोने की गेंद का आकार छोटा होने लगा और आग से निकलने वाली गर्मी बढ़ गई। और अधिक, अधिक और अधिक, जिंगवेई लगातार आग्रह करते रहे। लगभग 5 मिनट बीत गए, जिसके अंत में सोने की गेंद चकाचौंध करने वाली गति से घूम रही थी और तेज घरघराहट की आवाज सुनी जा सकती थी।
सोने की गेंद अब फुटबॉल के आकार की हो गई थी और आग की लपटों से घिरी होने के बावजूद अभी भी हवा में तैर रही थी। पर्याप्त नहीं, मुझे और अधिक चाहिए, जिंग वेई ने दोनों हाथों से इशारा करने से पहले घोषणा की। डुआन के, फौज को प्रतिबंधित करें, उसने आदेश दिया। डुआन के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया जब उसने अपने हाथों को चमकाया और फौज पर नियंत्रण कर लिया। जो संरचनाएं पहले जिंग वेई के चारों ओर चमक रही थीं, वे अब उसे घेर रही थीं। लेकिन जिंग वेई के विपरीत वह इससे बहुत परेशान लग रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क गईं और उसकी सांसें भारी हो गईं। क्या आपको मदद की जरूरत है? लिन म्यू ने चिंता से पूछा। नहीं, तुम बस देखते रहो और हमें परेशान मत करो, डुआन के ने रूखे स्वर में बात की जिससे लिन म्यू तुरंत चुप हो गया। इसके बाद डुआन के ने दांत पीसते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। ये स्पष्ट था कि फौज को नियंत्रित करना उसके लिए जिंग वेई की तुलना में कहीं अधिक कठिन था, जो इसे सहजता से कर रहा था। लिन म्यू जिंग वेई को देखने के लिए पीछे हट गया और उसने फुटबॉल के आकार के सोने के ढेर को जिंग वेई के सामने तैरते देखा। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपने खुरदुरे और कठोर हाथों को आगे बढ़ाया और उन्हें सोने की गेंद के चारों ओर रख दिया। वे गेंद को छू नहीं रहे थे और बस उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। मेरे लिए यह बहुत ही गंभीर बात है, जिंग वेई ने आधिकारिक लहजे में आदेश दिया और सोने की गेंद को और भी तेजी से घुमाया। जिंग वेई ने अपने हाथों को करीब लाना शुरू कर दिया, जिससे सोने की गेंद और भी सिकुड़ गई, जब तक कि वह खरबूजे के आकार तक नहीं पहुंच गई। हाँ, बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया और अपने हाथों को एक साथ दबाया। इस बार उसने सोने की गेंद को छुआ। सिजल, जैसे ही जिंग वेई के हाथ आग की तरह गर्म सोने की गेंद के संपर्क में आए, एक चटकने की आवाज सुनाई दी। लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें से जलने जैसी कोई गंध नहीं आई, जैसी कि उम्मीद की जाती है। शिंग, अचानक सोने की गेंद से हरे रंग की चमक फूट पड़ी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। इस नॉवल की पूरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए RR नॉवल बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।